सुप्रभात बच्चों। आज मैं अपने इस वीडियो में बड़े भाई साहब शीर्षक जो प्रेमचंद द्वारा रचित है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। इस गद्यांश के माध्यम से प्रेमचंद ने ये बताने का प्रयास किया है कि मानव जीवन वाकई समस्याओं से परिपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनका छोटा एक भाई और है। उस उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वो खुद को यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करें छोटे भाई के लिए मिसाल का काम हो। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उम्मीद रखते हैं कि वे कुछ ऐसा काम करें ताकि युवा पीढ़ी के लिए अपने अनुज के लिए एक मिसाल पेश करें, क्योंकि उनके कंधों पर जिम्मेदारी की तलवार लटक रही होती है और ऐसे में शायद ही कोई बड़ा भाई न होगा जो अपने छोटे का कल्याण न चाहता हो। इस शीर्षक के अंतर्गत प्रेमचंद ने यह दर्शाया है कि यह चित्रित किया है कि उनका बड़ा भाई 14 वर्ष का है और लेखक 9 वर्ष का। लेखक के बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। लेखक यानी इस रूप में इस पाठ की पृष्ठभूमि में छोटे भाई के रूप में है। बड़े भाई साहब सारे दिन किताबें खोले बैठे रहते, जब देखो तो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में चाहे जैसे भी हो, लेकिन बड़े होने के नाते उन्होंने छोटों को डांटना, उनकी निगरानी करना अपना परम धर्म समझते थे। सामान्य तौर पर घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वे छोटों के प्रति कुछ ऐसी भावना रखते हैं ताकि भले ही वे कुछ जो भी हो, छोटे उस राह पर न चलें बल्कि वे कामयाबी की बुलंदियों को चूमें। लेखक का मन पढ़ाई में कम लगता था, यानी जो रुचि थी उनकी बिल्कुल न के बराबर थी। इसलिए वो मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर खूब खेलते थे। और यह देखा गया है कि बच्चों को खेल में ज्यादा रुचि होती है। मौका मिला नहीं कि खेलने निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि खेल से बढ़कर और प्रिय कुछ है ही नहीं उनके लिए। और भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। बड़े भाई को जब भी मौका मिलता डांट कर देते। वे इतना कह देते कि अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है, मैं दिन रात आंखें फोड़ता हूं तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। और इस कड़ी में उन्होंने छोटे भाई को सलाह दी कि टाइम टेबल बना लिया जाए। नहीं, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में टाइम टेबल, समय सारणी का बड़ा ही महत्व है। यदि इसका अनुपालन किया जाए तो वाकई प्रगति होगी ही, लेकिन ऐसा होता कम है। टाइम टेबल बनाया तो जाता है लेकिन उसका पालन नहीं होता। इसलिए बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, पालन करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर से विद्यार्थी जीवन में यह अति महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को इसके प्रति ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। उन्होंने टाइम टेबल तो बना लिया कि मन लगाकर पढ़ेंगे, लेकिन जब भी मौका मिलता खेलने के लिए निकल जाते। ऐसा लगता कि घर से बाहर उनका एक पैर हमेशा रहता था कि जब मौका मिले वे खेलने जाएंगे ही, भले ही भाई साहब की फटकार या घुर्कियां सुनने को क्यों न मिले। समय के साथ बच्चों जैसी की परीक्षाएं होती हैं, आपकी भी परीक्षाएं हुआ करती हैं। भाई साहब की परीक्षाएं होती थी, बड़े भाई साहब फेल कर जाते थे। छोटा भाई खेल कूद में करते ही पास कर जाता था, वो भी मामूली अंकों से नहीं बल्कि क्लास में अव्वल आता था, प्रथम आता था। और छोटे भाई की सफलता को देखकर बड़े भाई साहब थोड़े नरम हो जाते हैं, थोड़ा गुस्सा भी दिखाते हैं
और ये भी कह देते कि इस साल पास हो गए तो दर्जे में अव्वल आ गए तो घमंड आ गया है। घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। यानी उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा भाई के घमंड को न करने की सलाह अवश्य दी। सामान्य तौर पर ऐसा देखा गया है, इतिहास साक्षी है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, क्योंकि रावण से बड़ा कोई चक्रवर्ती सम्राट हुआ ही नहीं इस विश्व में। इतना ही नहीं, बड़े भाई साहब ने पाठ्यक्रम की मुश्किलों को भी बताया है। खासतौर से इस शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा पद्धति की खामियों को भी उजागर करने का प्रयास किया गया है। और सामान्य तौर पर कोई साधारण बच्चा जब सफलता की बुलंदियों को नहीं चूमता तो अपना दोष पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली पर अवश्य दिया करता है। ये परंपरा, ये बातें, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता वर्तमान समाज में भी देखने को मिलती है। उन्होंने इतिहास, ज्योमेट्री, तमाम आदि विषयों का भयंकर चित्र खींचा है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये विषय बड़े ही जटिल हैं। दरअसल बच्चों, कोई भी विषय जटिल नहीं होता, ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है। यदि वाकई हम रुचि रखते हैं तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। समय के साथ सालाना इम्तिहान हुआ करता है और फिर बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, छोटा भाई पास कर जाता है। वाकई छोटे भाई की इस स्थिति को देखकर बड़े भाई साहब को थोड़ी निराशा जरूर लगती है, क्योंकि उनका सारा परिश्रम पानी पानी हो जाता है जब परीक्षा का परिणाम आता है, और इन स्थितियों में थोड़े नरम पड़ जाते हैं। इसके साथ ही पतंग लूटने वाली बात, बच्चों में खेल की भावना जरूर होती है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि संध्या के समय हॉस्टल्स के दूर कनकावा लूटने के लिए छोटा भाई जा रहा था। सासा बड़े भाई साहब से मुलाकात हो गई, और जब मुलाकात हो गई तो डांट फटकार लाजमी थी। उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब 8वीं कक्षा पास लोग नायब तहसीलदार बन जाते थे, अन्य बड़े बड़े पद पर नियुक्त होते थे, लेकिन समय के साथ अब वो नहीं रहा। और एक तुम हो जो 8वीं कक्षा में आकर भी इन गली के लड़कों के साथ कनकवी लूटने के लिए दौड़ रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर हो जाओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। यानी उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि परीक्षा पास करना कोई बड़ी चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। दरअसल इस उक्ति के माध्यम से व्यवहारिक पहलू पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यवहारिक जीवन में जो जितना सबल होता है वह काम में आप ज्यादा होता है। मनुष्य के नाते यह जरूरी है कि हम अपने व्यवहारिकता को बढ़ाएं, सैद्धांतिक पहलू को जानें, ये अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और तमाम ऐसे छोटे बड़े तर्कों के माध्यम से बड़े भाई साहब ने अपनी जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की है। उन्होंने अपने दादा का भी उदाहरण दिया है कि वे कम पैसे में किस तरह घर चलाया करते थे। इसके साथ एक और हेडमास्टर साहब का उदाहरण है कि वे उच्च कोटि के शिक्षाविद थे, बड़ी डिग्रियां थी उनके पास, लेकिन घर परिवार नहीं चलता था। और उनकी बूढ़ी दादी जो निरक्षर थी, बड़े परिवार से घर चलाती थी, कम पैसे में चला लेती थी। तमाम ये सब बातें जीवन की व्यवहारिकता को सिद्ध करती हैं और हमें भी इसके प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद।